बीएसएफ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से कैसे अलग है, उसके पास कौन से ऐसे विंग हैं जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास नहीं है। हम असल में सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, तो आज ये फोर्स लगभग 193 बटालियंस की है। एलओसी में तैनात है, एलओसी पर तैनात है। किस तरह के लोग हैं, किस तरह की भारत के प्रति क्या रवैया रखते हैं? वो हॉस्टाइल है। आप हमारे कैटल ट्रेडर्स को मारते क्यों हैं? और जब वो हमारे जवानों के ऊपर हमला करेंगे तो हमारा जवान को राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो है, मौत भी होती है, कि चोटें भी लगती हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि उसमें मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम ज्यादा थे। ये बहुत शॉकिंग है ये जी। अगर आप वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, पहले से भी मंदिर जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हिंदुओं को वहाँ से भगाने लगा, आप हिंदुओं को मारने लगे, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने लगे। हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है। कश्मीर में और उससे पहले पंजाब में मिलिटेंसी को बढ़ावा देते रहे, ड्रग्स बेचने के लिए, हथियार बेचने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएफ सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स है पैरामिलिट्री में पूरे दुनिया में। वो शायद हर एक हिंदुस्तानी को याद रहती, इतना इम्प्रेसिव वो सीन होता है। पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जो लड़ाई हुई थी, फुल फ्लेज लड़ाई हुई थी, सबसे पहला हमला हमला हमें झेलना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जो बच्चे अपना करियर ऑप्शन देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या तरीका है? मल्टीपल ऑप्शन टेस्ट होते हैं, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और उसमें भी। तो ये इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कुछ इसके टिप्स अगर आप दें तो? अपने प्रोफाइल में लिखते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चनिंग हो सकती है अपने इलाके में, अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी हॉबीज में। सीमा पार से होने वाले क्राइम्स, स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, खासतौर पे बांग्लादेश बॉर्डर पे। बांग्लादेश के साथ फेंसिंग को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, डर का माहौल तो है। नमस्कार दर्शकों, द अर्चना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बीएसएफ की। बीएसएफ का नाम हम सुनते हैं, लेकिन हम बहुत कम बीएसएफ के बारे में जानते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात बहुत कम होती है, आर्मी की बात, मिलिट्री की बात बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बीएसएफ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस से कैसे अलग है, उसके पास कौन से ऐसे विंग हैं जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास नहीं है, और बीएसएफ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर जहां से भारत में मिलते हैं, वहां पर ज़्यादातर तैनात होती है। तो बीएसएफ में जो लोग जाना चाहते हैं, जो बच्चे अपना करियर ऑप्शन देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो अगर बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या तरीका है, क्या रास्ता है, कैसे वो तैयारी करें, ये सारी जानकारी आपको आज इस पॉडकास्ट में मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजीव कुमार सूद, जो कि एडीजी बीएसएफ रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो इसी से बात शुरू करते हैं कि बीएसएफ हम देखते हैं, और ख़ासतौर पे मेरे दिमाग में जो सबसे पहले विजुअल आता है बीएसएफ का, जहां हम एकदम आमने सामने देख पाते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पे वो परेड होती है। मतलब वो शायद हर एक हिंदुस्तानी को याद रहती, इतना इम्प्रेसिव वो सीन होता है। लेकिन उससे ज़्यादा हम बीएसएफ के बारे में बात नहीं करते, हम जानते नहीं हैं बीएसएफ दरअसल क्या फोर्स है, क्या उसका रोल है भारत की सुरक्षा में। आपने ठीक कहा, अटारी से बीएसएफ काफ़ी जानी जाती, पर वो एक हमारा सेरेमोनियल फेस है। बिल्कुल। ऑपरेशनली बीएसएफ जो है पूरे भारत पाकिस्तान सीमा पर और भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। और ये फोर्स 1965 में, जब अप्रैल में कच्छ की लड़ाई हुई थी तब, और उसके बाद जब 1965 में अगस्त में पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जो लड़ाई हुई थी, फुल फ्लेज लड़ाई हुई थी, उस समय ये पाया गया कि जो स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस जो उस समय तक सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात थी, वो एडिक्वेटली ट्रेन नहीं थी, उनके पास मैन पावर नहीं था, और उनका काम करने का तरीका स्टेट टू स्टेट डिफर करता था। तो जो सुरक्षा समिति एक गठन की गई, जिसमें आर्मी चीफ थे मिस्टर के.एफ. रुस्तम जी, जो बाद में डीजी बीएसएफ पहले बने, वो थे, और उस समय के होम सेक्रेटरी थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि एक हमें ऐसा बल चाहिए जो सीमाओं पर हमेशा तैनात रहे, शांति के समय में सीमाओं की रक्षा करे, बॉर्डर क्राइम को रोके, और उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो लड़ाई के समय आर्मी की मदद भी कर सके। तो इस प्रकार 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ को रेज किया गया। स्टेट आर्म पुलिस की 25 बटालियंस थी, उनको मिलाकर रेज किया गया।
आज ये फोर्स लगभग 60 साल हो गए हैं, हो जाएंगे 1 दिसंबर को। तो आज ये फोर्स लगभग 193 बटालियंस की हैं, तो काफ़ी एक्सपेंशन है और इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, इसलिए एक्सपेंशन भी मतलब है। शुरू होके आज 193 बटालियन तक इतनी बड़ी ये फोर्स बन चुकी है। सर, इससे पहले एक डिफरेंस कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह से जो हमारी आर्मी है उससे अलग होती है? जी, तो डिफेंस फोर्सेस, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात जी, करें जी, तो जी। डिफेंस फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंट्रोल हो रही हैं और हम इनको कई दफ़ा पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, कई दफ़ा सेंट्रल आर्म, हमारे एक्ट एंड रूल्स में हमें सेंट्रल आर्म फोर्सेस लिखा गया है। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी में आजकल इन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो जो फौज के ऑफिसर्स हैं वो पैरामिलिट्री की परिभाषा इस तरह करते हैं जिनमें अधिकारी तो आर्मी से हैं पर जवान या नीचे काम करने वाले ओरिजिनल रिक्रूट हैं, वो भाषा। पर ये परिभाषा जो है कहीं पर लिखित में कहीं ऑथराइज नहीं है। तो और पैरामिलिट्री को जो छोटे छोटे आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनकी जो फोर्स है उनके बारे में भी पैरामिलिट्री कह देते हैं। तो हम असल में सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं और ठीक है, सरकार ने हमें, होम मिनिस्ट्री से गवर्न होती है? हम होम मिनिस्ट्री से गवर्न होते हैं। हमारी जितनी 5-6 पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, एक्सेप्ट असम राइफल जिनका ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है होम मिनिस्ट्री, बजटिंग वगैरह जो है अच्छा, वो वो होम मिनिस्ट्री से है। सर, बीएसएफ कहाँ कहाँ तैनात है? क्योंकि जितनी मेरी जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पाकिस्तान देखते हैं, बांग्लादेश, अब तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय में था कि फेंसिंग नहीं थी ज़्यादा, अब तो फेंसिंग को लेके भी प्रॉब्लम है। और आज जो समझौता हुआ है, कल जो समझौता जिसमें बात चल रही थी, 3 दिन की जो मीटिंग हो रही थी भारत और पाकिस्तान के, यहाँ बीएसएफ और वहाँ के जो बॉर्डर फोर्स है उसके बीच में, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन कहाँ कहाँ पे तैनात है और क्यों ये फोर्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉर्डर को लेकर? जी, तो बीएसएफ जैसा मैंने पहले बताया भारत पाकिस्तान सीमा पर पूरी है और लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है वहाँ पर भी काफ़ी कम लोगों को पता है बीएसएफ आर्मी के ऑपरेशनल कमांड में वहाँ पर भी डिप्लॉयड है, एलओसी में तैनात है, एलओसी पर तैनात है। और पूरा बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर का बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात है। माओइस्ट एरिया में हमारे एक पूरा जिसे हम कहते हैं फ्रंटियर हेडक्वार्टर, जिसमें कम से कम 12-13 बटालियंस होती हैं, वो तैनात है। मतलब इधर ये बस्तर साइड, इस साइड बस्तर सेंट्रल इंडिया में, बस्तर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अच्छा, इसमें इन सबों में हमारा तैनात है। अन्य आर्म फोर्सेस भी हैं पर बीएसएफ का काफ़ी एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर तैनात है। तो इम्पोर्टेंस जहाँ तक मैं कहता हूँ तो इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता अच्छा है, क्योंकि अगर दुश्मन का पहला हमला आएगा तो सबसे पहली फोर्स जो उनको फेस करेगी बीओपीज़ पर जो है, बीओपीज़ के ऊपर हम, बीओपीज़ का मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट पर हमारी नफरी तैनात होती है, तो वो सबसे पहला हमला होता है, हमें झेलना पड़ेगा। हाँ। और जब तक आर्मी मोबिलाइज होती है तब तक हमें वो उस एरिया का डिफेंस करना संभालना होता है, तब तक आप लोगों ये चीज़। दूसरी चीज़, ये तो वॉर टाइम हो गया। पीस टाइम में हमें सीमा पार से होने वाले क्राइम्स को रोकना है, स्मगलिंग को रोकना है। तो इस प्रकार से, और इलीगल इमिग्रेशन आजकल बहुत बड़ा एक इशू है, ख़ास तौर पे बांग्लादेश बॉर्डर पे, हमें उनको भी रोकना है। तो इस प्रकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने में बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है। और मेरा खुद का ये मानना है कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी तरह से की जा सकती है। सीमाओं की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी विंग बीएसएफ की, क्या एयर विंग, मरीन विंग ये भी हैं? जी,
तो बीएसएफ का एक एयर विंग है जिसमें हमारे पास फिक्स्ड विंग्स और हेलीकॉप्टर्स, रोटरी विंग हवाई जहाज हैं, और ये एयर विंग सभी सेंट्रल आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को मीट करती है। मरीन विंग नहीं है हमारे यहाँ उसको हम वाटर विंग बोलते हैं। अच्छा। तो वाटर विंग की डिप्लॉयमेंट जैसे सर क्रीक एरिया है गुजरात के नीचे साउथ में, या बे ऑफ बंगाल में 153 किलोमीटर का सीमा जो है वो समुद्र बे ऑफ बंगाल में है, उस इलाके को, ब्रह्मपुत्र में बहुत बड़ा रिवराइन बॉर्डर है। हाँ, वो मैंने देखा है कि वो मतलब रिवर में है कि इधर इंडिया है उधर बांग्लादेश है। जी। और पता नहीं लगता है। तो अच्छा, इसमें कैसे बॉर्डर तय करते हैं, कैसे ये पता चलता है कि ये हमारा एरिया, ये उनका एरिया है? तो ये इसके लिए फिर सर्वे होते हैं। सर्वे होने के बाद में उनको फिक्स किया जाता है, और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ पर पानी के अंदर पिलर्स लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा, मुझे लग रहा है। तो ये एक बड़ा हेजी सा है, इसलिए वहाँ पर कई दफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग, इनएडवर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती है। तो पेट्रोलिंग होती है वहाँ पे, पानी पेट्रोलिंग होती है। जो मैं ये बता रहा था, ये बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग बीओपी के नाम से हमारे समुद्री जहाज हैं, और इनसे हम छोटी छोटी पेट्रोल बोट्स भेजकर इन सीमाओं की पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये बाकी जगहों पर पेट्रोल बोट्स हैं, जहाँ छोटे वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल बोट्स हैं। ये बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, इन पे फ्लोटिंग बीओपीज परमानेंट बेस है, और उनसे हम फिर छोटे छोटे पेट्रोल भेजकर सीमाओं पे निगरानी रखते हैं। तो ज़मीन हो या पानी हो, हर जगह बीएसएफ तैनात रहता है। जी। अभी जो समझौता हुआ बांग्लादेश के साथ, फेंसिंग को लेकर बड़ी समस्या चल रही है, खासतौर पर शेख हसीना के रिजीम के बाद ज़्यादा हुआ है शायद ये प्रॉब्लम। और इसके फेंसिंग की बात तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन जनवरी में फेंसिंग शुरू हुई, फिर उसको रोकनी पड़ी, फिर वो शुरू हुई, फिर अभी 3 दिन की मीटिंग हुई, और जो बांग्लादेश का बॉर्डर फोर्स है, मेरे ख्याल में बीजीबी कहते हैं, और बीएसएफ के बीच बातचीत हुई है। किस 1975 समझौते की बात कहते हैं कि उसके अंतर्गत फेंसिंग 150 गज के इधर उधर नहीं कर सकते, ये क्या समझौता है? और अब जो समझौता हुआ है उसके बाद क्या चीज़ निकल के सामने? और सर फेंसिंग, क्योंकि मैंने भी काफ़ी इधर जो बांग्लादेश का बॉर्डर वाला एरिया है काफ़ी गई हूँ, मैं देखा है, तो फेंसिंग नहीं है, ओपन बॉर्डर्स हैं। कई जगह तो ऐसे है कि ये भारत का गांव है, उसके बाद बीच में पड़ेगा बांग्लादेश, फिर भारत आ जाएगा, इस तरह का भी डिवीजन है। तो खासतौर पर पश्चिम बंगाल की साइड में हम देखते हैं। तो ये जो समझौता हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या फेंसिंग की जो समस्या है वो सॉल्व होगी? और क्या अब वो समय है कि हमें बांग्लादेश से भी फेंसिंग करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये? देखिए, फेंसिंग की अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, तो फेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया जब पंजाब में मिलिटेंसी हुई। तो उस समय ये सोचा गया कि बॉर्डर जो कि खुला है उसमें एक ऑब्स्टिकल लगाया जाए, और मेरा ये खुद का मानना है कि पंजाब में जो फेंसिंग लगी उससे मिलिटेंसी काफ़ी कंट्रोल में आई। उस फेंसिंग की सक्सेस को देखते हुए पहले तो पूरे पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ, फिर बाद में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ फेंसिंग लगाई गई। जैसा बोला मैंने, 4096 किलोमीटर का हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। इसमें से तकरीबन 1000 किलोमीटर का बॉर्डर जो रिवराइन है उस पर फेंस नहीं लग सकती। हाँ। तो जो अभी तक फेंस लग चुकी है वो मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट थी पिछली, उसके अनुसार 3141 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है जो संभव थी, पर कुछ पैचेस बचे हुए हैं। अब आपने 75 के समझौते की बात की। 75 का समझौता एक गाइडलाइंस हैं जो बॉर्डर गार्डिंग अथॉरिटीज़ को आपस में वहाँ पर पीस और ट्रंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए उनके लिए हिदायतें हैं, गाइडलाइंस हैं। उसके अंदर एक प्रोविज़न ये है कि 150 गज सीमा के दोनों तरफ कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। मतलब 150 गज इधर और 150 गज उधर। अच्छा। तो बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी फेंस को एक डिफेंस स्ट्रक्चर मानता है।
हम नहीं मानते हैं। हमारा क्या सोचना है कि डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। ये तो हम बॉर्डर क्राइम रोकने के लिए कर रहे हैं, और इससे हमें कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रही, जैसा अच्छा, बंकर से मिल डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे बंकर हो, क्या बंकर चीज़ है? हुआ, हाँ। जैसे बंकर है, हाँ। ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं या ऊपर के ट्रेंचेस हैं, वो डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर माने जाते हैं हमारे डेफिनेशन। परंतु क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीमा पर रहने वालों की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, जैसा आपने बोला कि सीमा के बिल्कुल अखीर तक गांव हैं, और सीमा के अखीर तक उनकी भी और हमारी भी दोनों पॉपुलेशन है। खेती बिल्कुल हाँ। जीरो लाइन तक होती है। तो अगर हम इंसिस्ट करें कि हम तो भाई आगे लगाएंगे, हम जीरो लाइन पे लगाएंगे, तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो हम लोगों ने एक कंसिडर्ड डिसीजन लिया सरकार ने कि फेंसिंग 150 गज पे या उसके बाहर लगाई जाएगी। तो ये तो हो गया उस गाइडलाइंस के अनुसार। परंतु कई पैचेस ऐसे हैं जहाँ पर टेरेन कुछ ऐसी है या पॉपुलेशन है जहाँ पर 150 गज पे फेंस को लगाना संभव नहीं है। तो उस इलाके में हम सीमा के नज़दीक जाते हैं। कई जगह पर फेंस लगी है, सिंगल रो फेंस लगी है, जो कि सीमा से 5 गज दूर या बिल्कुल सीमा के ऊपर भी लगी है। और इसमें ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि जब हम ऐसा हमें लगता है कि हम नहीं लगा सकेंगे फेंसिंग दूर, तो हम अपने काउंटर पार्ट से बात करते हैं और उनसे बात करके एक जॉइंट सर्वे हो जाता है। और जॉइंट सर्वे के बाद में जनरली कंसेंट हो जाती है, और कंसेंट होने के बाद में हम करते हैं, फेंस वहाँ लगा देते हैं। तो अभी के जो 4-5 किस्से हुए हैं उनमें भी ये पूरा प्रोसीजर अडॉप्टेड है। परंतु जो बांग्लादेश में स्थितियाँ बदली और वहाँ के जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर हैं, जो उनके होम एडवाइज़र हैं, उनका बड़ा एग्रेसिव स्टांस है। तो उन्होंने कहा कि जी हम समझौते को नहीं मानते और हम इस चीज़ को रेज़ करेंगे, हम बीएसएफ को अपनी नहीं करने देंगे। बीएसएफ अपनी तो नहीं कर रही, बीएसएफ ने उनसे प्रॉपर समझौता करने के बाद करी, फेंसिंग करी। तो इस वजह से जब ये उनके अधिकारियों से ये इंडिकेशंस आए तो बॉर्डर गार्डिंग बांग्लादेश जो है वो भी एग्रेसिव हुए। वो और उनके सिविलियंस उनको रोकने के लिए फेंस जो बन रही थी रोकने लगे। तो पहले तो ये रिजॉल्व हो जाती थी लोकल लेवल पे बात करके। 1975 की जो गाइडलाइंस हैं उसके अलावा 2011 में दोनों फोर्सेस के डीजीज ने एक समझौता साइन किया था, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। उसके अंदर दोनों फोर्सेस इन इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं और उसमें ये है कि लोकल लेजन ऑफिसर्स डिटेल किए जाते हैं। अच्छा। जो कि इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो अब ये मुश्किल हो गया है, ये जो स्थितियां बदली हुई, तो इसलिए ये एस्केलेट हो गया। और क्योंकि बांग्लादेश के मीडिया ने अपनी जनता को दिखाने के लिए कि जी हम तो बहुत एग्रेसिव हैं, हम बीएसएफ को करने नहीं देंगे, तो उन्होंने बहुत हाईलाइट किया और उससे हमारे मीडिया ने भी ये पिकअप किया। प्रॉब्लम्स ये होती रही हैं, पर प्रॉब्लम अभी इस वजह से ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं क्योंकि उनका एग्रेसिव एक स्टांस हो गया है। तो मेरी को उम्मीद है कि ये जो अभी बातचीत हुई हैं 4 दिन, इससे शायद रिजॉल्व हो गया हो। मुझे क्या वहाँ पे हुआ ये पता नहीं क्योंकि कल ही ख़त्म हुई हैं। तो अच्छा सर, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे तैनाती रही होगी आपकी, है ना? आप ऐसी पोस्ट पे थे। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के जो ट्रूप्स हैं, जो वहाँ के बॉर्डर फोर्सेस हैं, जो वहाँ की फोर्सेस हैं, उनका क्या रवैया होता है भारत के प्रति? जब आप लोगों की बातचीत होती है, मैन टू मैन डिस्कशन होता है, 1-to-1 होता है, कई बार कैजुअल्स बातें भी होती होंगी जब मिलते हैं, तो किस तरह के लोग हैं, किस तरह की भारत के प्रति क्या रवैया रखते हैं? मैं पहले की बात कर रही हूँ, अब तो चीज़ें शायद चेंज हुई, लेकिन तब क्या रवैया था, किस तरह की चीज़ थी, भारत को किस नज़रिए से देखते हैं वो? मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ या मेरे नीचे जितने भी ऑफिसर्स रहे जिन्होंने बताया कि बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में उनसे बातचीत होती है और होती भी है। फॉर्मल लेवल पे कॉर्डियल ही होता है। इनफॉर्मल लेवल पे
मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ कि एक दफ़ा जब मैं आईजी नॉर्थ बंगाल था तो एक दफ़ा वो बस का ड्राइवर फेमिलियर नहीं था एरिया से, नया ड्राइवर आया था और एक पोस्ट है जहाँ पर ड्रॉप गेट लगा हुआ था, लकड़ी के जैसे गेट होते हैं, वो कस्टम मैन करता था। वो गेट खुला था, बस लेके बांग्लादेश में घुस गया वो। हाँ। तो मुझे कमिश्नर जलपाईगुड़ी का फ़ोन आया कि उसको करिए, क्या करना है। तो मैंने मेरे काउंटर पार्ट से बात की और वो 2 घंटे में वो सारे के सारे लोग वापस आए। अदरवाइज अगर ये कॉर्डियलिटी नहीं होती तो शायद 2-3-4 हफ्ते इस पूरी फॉर्मेलिटीज होती, रिकॉर्डिंग होती, उनकी क्वेश्चनिंग होती और सब कुछ होता। परंतु क्योंकि हमारे कॉर्डियल अच्छे रिलेशंस थे तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ में इंटरेक्शन का अच्छा रहा है। दे आर वेरी गुड होस्ट ऑल्सो। जब हम कई दफ़ा हम उनके पास मीटिंग्स में गए हैं, अच्छे वो करते हैं, मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, अच्छी होती। पर जो वहाँ का जो जनरल फीलिंग है, जो मैंने देखा, प्रेस जो उनकी है वो हॉस्टाइल है। क्योंकि वो उनका पहला सवाल ये होता है कि आप हमारे कैटल ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स बोलते हैं, हाँ। उनको मारते क्यों हैं? तो जबकि वो स्मगलर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग वही होती है, कैटल स्मगलिंग। हाँ, तो हमारा यही कि भाई कैटल ट्रेडिंग हमने तो अलाउ की नहीं है। कैटल ट्रेडिंग कोई फॉर्मल ट्रेडिंग होती है। आप रात के अंधेरे में आप गाय लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारा तो काम है रोकेंगे। और जब वो हमारे जवानों के ऊपर हमला करेंगे तो हमारा जवान को राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो है, वो उसका इस्तेमाल करेगा तो उस पर मौत भी होती है, कि चोटें भी लगती हैं। तो प्रेस मैंने देखा उनकी हॉस्टाइल है। जो आम फोर्स है, आम जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनका बिहेवियर अच्छा था। अभी जो मैंने रिसेंटली सुना है कि इनफॉर्मल लेवल पे तो अभी भी ठीक है, बट फॉर्मल लेवल पे उनकी लैंग्वेज में, एग्रेशन, कम्युनिकेशन वगैरह में थोड़ा एग्रेशन आ गया है आफ्टर 5 अगस्त। हाँ, वो फर्क पड़ेगा ना जब आपकी सरकार कौन लोग चला रहे हैं, कौन शामिल हो गए, किस तरह की चीजें आप कर रहे हो। और अगर आप वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ कर रहे हो तो यहाँ से रिएक्शन तो सिर्फ यहाँ के लोग बोल ही रहे हैं, कर क्या रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो उसके बाद आपको होता है ना, जब आप गलत कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आप अटैकिंग मोड में आ जाओ तो सबसे इजी आपको लगता है। तो वही लगता है ये चीज़ हो रही है। आपको क्या लगता है बांग्लादेश की जो ये पूरा प्रॉब्लम चल रही है, जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा, भारत में है वो, भारत में शरण लिया हुआ उन्होंने, और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वहाँ के हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ, बुद्ध के साथ, जैन के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है? जो 5 अगस्त के बाद में 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जब उनके काफ़ी मात्रा में उनके बाशिंदे हमारे देश में घुसने के लिए आए थे। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे हिंदुओं से। मुस्लिम ज़्यादा थे हिंदुओं से। ये बहुत शॉकिंग है ये। जी, तो वो जब उनसे पता किया गया तो वो लोग ज़्यादातर अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं। तो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है, परंतु इसका ज़्यादा असर अवामी लीग सपोर्टर्स पे है। उन हिंदू या उन मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट किया गया है जो शेख हसीना की अवामी लीग के सपोर्ट करते हैं। और माइनॉरिटी की प्रॉब्लम तो है ही है। हम लोग चिटगांग एरिया में गए थे, वहाँ पर छोटे मोटे मंदिर हैं, एग्जिस्ट करते हैं, परंतु जो उनसे एक उनके अधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, वो उनके जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो एक उनके अंदर में एक डर का माहौल तो है या डिस्क्रिमिनेशन का उनके सर वहाँ तो फीलिंग मंदिर है। पहले से भी मंदिर जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुर्गा पूजा में आपने टैक्स लगा दिया है, ये सब कुछ। और अभी जो शेख हसीना वाले पीरियड में हुआ उसके बाद वो आंदोलन किसी और तरह से शुरू हुआ था, लेकिन वो बदल गया कि आप हिंदुओं को वहाँ से भगाने लगे, आप हिंदुओं को मारने लगे, उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने लगे। आपका वास्ता सर पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी पड़ा है, वहाँ का आपका क्या अनुभव है? पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं मेनली सांबा में रहा, और जिस दौरान में मैं वहाँ पे था तो वहाँ पर
पीसफुल नहीं था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ फायर होता था। तो परंतु उस दौरान में भी मुझे ये दो एक घटनाएं याद हैं कि एक हमारा फार्मर फंस गया बॉर्डर पे। वो उसका क्लेम था कि उसकी ज़मीन एक पिलर के साथ है, जबकि पाकिस्तानियों का क्लेम था कि ये ज़मीन पाकिस्तान की है। तो वो ज़बरदस्ती वहाँ पर खेती करने लगा, तो पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर फायर किया। पर जब मुझे बताया गया, मैं वहाँ नया नया पहुँचा था, तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो हमने जब उनसे वाइट फ्लैग दिखाकर बात करने की कोशिश की तो वो रेडिली आ गए और उनसे बात हुई। एक मेरा जवान स्ट्रे कर गया, तो उन्होंने मुझे, तो हालांकि मैंने काफ़ी कोशिश करी, मुझे डायरेक्टली नहीं दिया, परंतु बगल में मेरे ही एक और बैचमेट थे। जब उन्होंने एक मीटिंग में रेस किया पॉइंट, तो उन्होंने मंजूर किया कि हाँ वो हमारे पास है, और उन्होंने उसको बिना किसी हार्म के वापस कर दिया। मीटिंग्स हुई थी, एक आधी मीटिंग्स हुई, उनमें उनका व्यवहार अच्छा है, नॉर्मल है, परंतु अपने देश का उनका जो परसेप्शन है नेशनल इंटरेस्ट का, हमारा जो परसेप्शन है नेशनल इंटरेस्ट का, वो तो अपनी जगह है। वो उस इलाके को इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। जम्मू से सांबा जो है उसके नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके नीचे आपने नोट किया होगा कभी फायरिंग वगैरह नहीं होती, ऊपर ऊपर होती है। तो दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग कश्मीर में और उससे पहले पंजाब में मिलिटेंसी को बढ़ावा देते रहे हैं और नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं। फेंस लगाई हमने तो उन्होंने टनल्स खोदनी शुरू कर दी। अब जब हमने टनल्स डिटेक्ट करनी शुरू कर दी हैं, तो अब वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स भेजने के लिए, हथियार भेजने के लिए, एम्यूनिशन में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनली वो लोग हॉस्टाइल हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीएसएफ सबसे बड़ी बॉर्डर फोर्स है पैरामिलिट्री में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी सबसे बड़ी है ना, ये है। तो सर, इसमें जिन बच्चों को जाना है जी, जो बीएसएफ में जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए। वो कैसे तैयारी शुरू करें, क्या करने के बाद उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या रास्ता है इसमें जाने का, क्या डायरेक्ट जा सकते हैं अगर ऑफिसर की पोस्टिंग है, जवान की पोस्टिंग, दोनों के बारे में अलग अलग बताइए। देखिए, बीएसएफ और दूसरी आर्म फोर्सेस, इनके सबके एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक साथ होते हैं। Okay. तो अगर हम कांस्टेबल लेवल की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनका एक एग्जामिनेशन होल्ड करती है, सालाना होती, वैकेंसीज ले लेते हैं सालाना। और ये क्या ग्रेजुएशन के बाद देना होता है? नहीं, या 12th? 10th के बाद है। 10th के बाद एसएससी दे सकते हैं, वो वाला जवान कैटेगरी में, ठीक है। तो वो लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में रिटन पेपर में अपीयर होते हैं। रिटन में जो पास हो जाएंगे वो लोग एक फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में अगर वो मेरिट में आ जाते हैं तो उनकी प्रायोरिटी के अनुसार उनको वो आर्म फोर्स मिल जाती है। बीएसएफ मिल सकती, सीआरपी, एसएसबी, जो भी है। अच्छा, ये वो जो प्रायोरिटी देते हैं उस हिसाब से मिल जाता है? उस हिसाब से जनरली मिल जानी चाहिए अगर आपकी मेरिट ठीक है। ठीक है सर। सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी, उनका भी एग्ज़ामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। उनके इसमें एक इंटरव्यू का भी एस्पेक्ट होता है, और बाकी टेस्ट इसी तरह जैसे फिजिकल और मेडिकल, और फाइनली उसमें तो वो सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए क्या, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। जो हमारा एंट्री लेवल ऑफिसर्स का है वो है असिस्टेंट कमांडेंट का लेवल। तो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का एग्जामिनेशन यूपीएससी करता है, और रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद में फिर वो सेम प्रोसेस एक एसएसबी होता है जिसमें उनकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये सब चीज़ों का टेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, और फिर वो उसके बाद में मेरिट में आने पे रिस्पेक्टिव मेरिट के अनुसार फोर्सेस अलॉट होती हैं। तो ये 3 एंट्री लेवल हैं। इसके अलावा जो सिपाही है, अगर उसने 5 साल की अच्छी उसकी
सर्विस है, 5 है या 3 है, मुझे इसमें शक हो रहा है, ठीक है। तो वो एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है जिसको देकर वो सब इंस्पेक्टर की अच्छा, प्रमोट हो जाता है। त्वरित था, जिसको एक्सेलरेटेड प्रमोशन हो जाएगी उसकी। इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, 5 साल की उनकी अच्छी सर्विस है, कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है, तो वो भी एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देकर असिस्टेंट कमांडेंट में, तो उनके लिए कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, 16-17% उसमें वो हो सकते हैं। तो ये तो एंट्री का है। तैयारी के लिए तो पहली चीज़ तो अगर रिटन पास करना है तो आपको विभिन्न विषयों पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मल्टीपल ऑप्शन टेस्ट होते हैं, आपका जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और उसमें भी। सिपाहियों के लेवल पे उतना ज़्यादा रिगरस नहीं होता, बट ठीक है, फिर भी बेसिक लेवल का तो 10th तक लेवल का होता है। हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो सिपाहियों का भर्ती होती है, हालांकि पेपर बहुत मुश्किल नहीं होते, परंतु उसमें पास करने वाले लड़के बहुत कम होते हैं। मतलब शायद उतना बेसिक तैयारी भी करके नहीं आते हैं नहीं, बच्चे। एक शायद ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। हाँ, ट्रू। कि वो जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत जो नॉलेज देने वाला नहीं है, जो उनको बेसिक नॉलेज कई दफ़ा नहीं होती, तो ये उसमें एक इशू आते हैं। तो ये है हमारे उसमें। और सर इंटरव्यू जो होता है, क्योंकि सबके मन में ना ये इंटरव्यू का खौफ होता है, जो इंटरव्यू होता है, तो ये इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कुछ इसके टिप्स अगर आप दें तो। इंटरव्यू के लिए पहली चीज़ तो जो उन्होंने अपना एक प्रोफाइल लिखा होता है, उसमें उन्होंने कुछ अपनी हॉबीज़ लिखी होती हैं, कुछ सब्जेक्ट उनका होता है या कुछ इंटरेस्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इंटरव्यूअर देखते हैं उनका यही है कि इसमें इसकी नॉलेज है या कहीं हमें वो तो नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे लिखने के लिए आप ना लिखने लिख के लिए दें। कर रहे हैं। हाँ। कोई लिख देता है फिलैटली, मेरे को स्टैम्प्स इकट्ठे करने का, तो हो सकता है उससे पूरा इंटरव्यू उस पर चला जाए, और अगर वो तैयार नहीं है तो ब्लफ कर रहा है। तो जो अपने प्रोफाइल में लिखते हैं वो सोच समझ के लिखना उसको चाहिए। समझ के लिखना चाहिए और उस पर उनकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मैं कई मॉक इंटरव्यूज़ इन CPOs के होते हैं, UPSC के, उनमें मैं बैठता हूँ, तो ये सबसे पहला एस्पेक्ट होता है। और दूसरी चीज़ के जैसे कोई मान लीजिए राजस्थान का है, तो राजस्थान के बारे में उसको डिटेल्ड क्वेश्चनिंग हो सकती है, राजस्थान की इकॉनमी, राजस्थान की सोशल हार्मनी या जो भी सोशल लाइफ, तो इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब अपने इलाके में, अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी हॉबीज़ में उसकी पूरी तैयारी। और मान लीजिए बजट हो रहा है, आज बजट हुआ, कल आपका इंटरव्यू है, हाँ। तो ये इम्पेरेटिव है कि आप उसके बारे में जान के। तो ऐसी घटनाएं, अब बांग्लादेश की घटना हुई 5 अगस्त को हुई, अगस्त सितंबर तक जो लोग गए होंगे उनसे मेरे ख्याल में इसके बारे में बहुत सवाल पूछे गए होंगे। तो जियोपॉलिटिक्स थोड़ी, हाँ, आप ऐसी फोर्स के लिए जा रहे हैं, ये नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। चाहिए। बिना इस नॉलेज के आप कैसे सोच सकते हो कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कई लोग ब्लफ करते हैं। अब जैसे कहते हैं कि आपने प्रेफरेंस दी SSB, क्यों दी भाई आपने प्रेफरेंस? ये वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस? तो ही विल नॉट बी एबल टू उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको जवाब देते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका रीजन कि आप क्यों वो बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वर्ड सुने और आपने बोल दिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं इंटरव्यू में गया था इसी के, तो सॉरी सर, अगर मैं पूछ पाऊँ, आपने कैसे एंट्री ली थी? मतलब मैं डायरेक्ट एंट्री असिस्टेंट कमांडेंट से। अच्छा। तो उसमें मेरे से एकदम से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब आई वाज
less than 21 years old. My first interview, I very flippantly said कि practically nothing. तो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि and theoretically, तो इस तरह के अगर flippant आप तो I could retrieve the situation by saying कि I'm doing Russian diploma वगैरह वगैरह, तो बात संभल गई. अदरवाइज अगर आप बोर्ड को बड़ा लाइटली ले लें तो वो भी उचित नहीं, बिकॉज बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं काफ़ी नॉलेज एंड एटलीस्ट इफ नॉट नॉलेज एटलीस्ट एक्सपीरियंस उनको होता है. बहुत होता बिल्कुल है सही कई बात चीज़ों है. का. समय के साथ अनुभव तो होता ही जी, है ना जी, चीज़ों जी, का. नॉलेज के जी. साथ एक्सपीरियंस बहुत काउंट जी. करता है. सर बीएसएफ में ऊंट बटालियन भी होती है और एक क्या डॉग बटालियन भी होती है? बटालियंस नहीं होती हैं. मतलब क्या होता है? ये एक तो हमारी जो बीएसएफ एकेडमी है ग्वालियर में, टेकनपुर में, वहाँ पर डॉग ट्रेनिंग स्कूल है. अच्छा, डॉग ट्रेनिंग स्कूल है. हाँ, तो वहाँ से डॉग्स ट्रेन करके हर बटालियन के साथ अटैच किए जाते हैं. अच्छा. तो अलग से बटालियन नहीं है, डॉग हैंडलर्स हैं. डॉग हैंडलर्स के साथ में डॉग्स होते हैं और वो लोगों को सर्च वगैरह करना है, टनल ढूंढनी है या कहीं से कोई ट्रेल मिली वो ढूंढना है, उनको देखते हैं. राजस्थान में कैमल्स हैं. हाँ, मैंने देखे हैं. जी जी. उधर और कैमल बैंड इज अ वेरी फेमस एडिशन टू द रिपब्लिक डे परेड, तो है दिखता ना. है. हाँ. तो कैमल्स क्योंकि राजस्थान के लिए सूटेबल हैं, तो राजस्थान में बटालियंस के साथ कैमल्स अटैच्ड हैं. बटालियन नहीं है अलग से उनकी, बटालियन के साथ अटैच्ड हैं. वो लोग फिर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं. उनके ऊपर क्योंकि लंबा लंबा डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करना पड़ता है राजस्थान में. सर जो इसमें डेजिग्नेशन रैंक होती है जो बीएसएफ में, वो रैंक क्या पुलिस के इक्विवेलेंट होती है या डिफेंस के इक्विवेलेंट होती है? किस तरह से होती है रैंक्स जो इक्विवेलेंट हैं? असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्वल टू डीएसपी और एसपी, जो एएसपी जो एंट्री एएसपी इनफैक्ट एंट्री लेवल पे. डिप्टी कमांडेंट एक और प्रमोशन मिल गई. कमांडेंट इज इक्वलेंट टू एसएसपी. फिर उसके आगे तो सेम हो जाती है, डीआईजी, आईजी. अच्छा. एंड अ बीएसएफ कार्डर ऑफिसर कैन रीच अप टू एडिशनल डीजी. अच्छा. अभी तक हमारे जो रूल्स हैं उनमें ये प्रोवाइडेड नहीं है कि हम लोग डीजी लेवल तक. अच्छा, एडिशनल डीजी तक. एडिशनल डीजी इज द हाईएस्ट रैंक अ बीएसएफ कार्डर कैन एक्सपेक्ट टू गो. तो इक्विवेलेंट रैंक्स हैं. नाम डिफरेंट है. असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, इस तरह से नाम है. और फौज में असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्वलेंट टू कैप्टन, डिप्टी कमांडेंट मेजर, 2IC जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडेंट कर्नल के बराबर. हाँ. पर पे स्केल जो है हमारा सिविलियन है. फौज में डिफरेंट पे स्केल है, उनके थोड़े हायर हैं. ये अपने का हमेशा मैंने देखा है कि एक जो सेंट्रल फोर्सेस हैं जिनको आप कह रहे हैं, बीएसएफ है या सीआरपीएफ है, इनको ये एक समस्या होती है कि हमारा आर्मी के इक्विवेलेंट क्यों नहीं है चीज़ें, हमें वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं, हमें वो कंसीडरेशन क्यों नहीं मिलता है. हम भी बॉर्डर में तैनात रहते हैं, हमारे साथ भी मिसहैपनिंग होती है. लेकिन उनका तर्क अलग होता है, आर्मी वालों का तर्क अलग होता है. वो कहते हैं कि आप इतने एज में रिटायर हो जाते हैं, इतने समय चले आते हैं, हम इतने टफ जॉब जीते हैं. आप इसको किस तरह से देखेंगे और आपको क्या लगता है क्या बीएसएफ के लिए होना चाहिए जो ज़रूरी है और कंपेयर टू डिफेंस फोर्सेस? जहाँ तक मान लीजिए एलसी का सवाल है, तो वहाँ तो हम लोग बिल्कुल सिमिलर ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं. वहाँ पे तो इक्वलेंस बहुत ज़रूरी है. और वो उनकी बात ठीक है कि हम लोग 60 साल तक नौकरी करते हैं, बट 60 साल के बाद अब तो हमारे यहाँ भी पेंशन बंद होगी, उनके यहाँ पेंशन है. बीएसएफ में पेंशन बंद होगी 2004 से सारे, बिकॉज ये हालांकि हम आर्म्ड फोर्स हैं बट सरकार हमें सिविलियन एम्प्लॉय ट्रीट करती है. तो पुलिस में तो है, पुलिस है ना. पुलिस इज नॉट एन आर्म्ड फोर्स. हम सभी फोर्सेस के एक्ट में लिखा है कि एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन. अच्छा. तो वी आर नॉट इक्वलेंट टू डिफेंस फोर्सेस बट एट द सेम टाइम वी आर आर्म्ड फोर्सेस. और
अब तो काफ़ी अलाउंसेस मुझे लगता है कि मिलने शुरू हुए हैं, हालांकि पैरिटी नहीं है, बट कुछ चीज़ें जैसे स्ट्रीमलाइन की जा सकती, जैसे फौज में जवान को राशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, हमारे जवान को राशन मनी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। हम उसको राशन मनी तो सिर्फ छुट्टी के दौरान देते हैं। हम जब वो वहाँ रहता है, पोस्ट पे रहता है, तो हम उसको राशन देते हैं। तो ही इज़ नॉट गेटिंग मनी, ही इज़ गेटिंग राशन। हाँ। उसमें टैक्स देना पड़ता है राशन में भी। हाँ, तो उसको जो है उसके राशन मनी के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये चीज़ों में सरकार को मुझे लगता है कि कुछ सोचने की ज़रूरत है। कैंटीन की जहाँ तक बात है तो ठीक है, हमारी भी सभी CPOs, सभी आर्म फोर्सेस और पुलिस की एक CPC बन गई है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन। उसमें काफ़ी हद तक रिबेट में सामान आ जाता है, तो अब इसका पूरा नेटवर्क हो गया है। मेडिकल की जहाँ तक बात है तो हम सब के ऊपर में रिटायरमेंट के बाद CGHS लागू है, और सर्विस में है तो आयुष्मान लागू है, तो वो कोई इशू नहीं है। और मेडिकल सेटअप अभी हमारा धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो गया है। सेंट्रल हॉस्पिटल्स बन गए हैं कई जगह पर, तो उनमें एडवांस टेस्ट भी होने लगे हैं, रेफरल्स हैं, तो मेडिकल भी कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत अलग अलग सर्विस का मेरा ये मानना है कि अलग अलग सर्विस का अलग अलग रोल है, तो उसके अनुसार थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं। बट देन अगर हम सिविलियन हैं तो हमें सारी सिविलियन की सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए। हमारी प्रमोशनें नहीं होती। अब असिस्टेंट कमांडेंट आज की डेट में 12-12 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट है। तो सरकार ने नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का प्रोविजन किया हुआ है। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन क्या सर? उसमें यह है कि अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलती तो इरिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी आपकी तनख्वाह अपग्रेड हो जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा। ये एप्लीकेबल है सारी सर्विसेज को। कोई 65-67 सर्विसेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सिवाय हम 5 को छोड़ के सबको एप्लीकेबल है, हमें नहीं है। 5 कौन कौन सर? 5 हम BSF, CRPF, SSB, CSF अच्छा एंड ITBP। तो 5 सर्विसेज को एप्लीकेबल नहीं है। तो इस कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट में भी जीत गए हम लोग, बट गवर्नमेंट ने, बिकॉज हमारे बॉसेस जो हैं, जैसा मैंने कहा, आई कुडंट हैव गॉन बियॉन्ड एडिशनली जी। So the police officers who are heading the organization, they interpreted the order in a different manner, और उसको उन्होंने, मतलब आपकी ऊपर बात रखने वाला ही कोई आपका अपना नहीं है ना? मुझे लगता है ये प्रॉब्लम होती है मेजर। हाँ बिल्कुल, तो ये होती है प्रॉब्लम। और उसके अलावा जो सीनियर कमांडर्स और जवानों के बीच में जो एक तालमेल होना चाहिए, उसमें भी कमी है, बिकॉज उनको मालूम नहीं है, उनको पुलिसिंग मालूम है, हमें बॉर्डर गार्डिंग मालूम है। मैंने जो 8, 10, 15 साल पोस्टों पे जवानों के साथ बिताए, उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिसको जब मैं डिसीजन मेकिंग लेवल पे या पॉलिसी मेकिंग लेवल पे जाऊंगा तो मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ, पर उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो उसमें कई दफ़ा जैसे एक हमारे थे, उन्होंने कह दिया जी ईयर ऑफ जवान, कि आप पोस्टें पे बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। ठीक है, अनाउंसमेंट हो गई, पर बजट नहीं है, तो बिना रिसोर्सेज के सही बात है, तो नहीं हो सकता। सो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ट्रुप्स में, जो ऑपरेशनल लेवल लीडरशिप में और सुपरवाइजरी लीडरशिप में डिस्कनेक्ट काफ़ी हो जाता है। ये एक एस्पेक्ट जो है सरकार को इस पे, मुझे लगता है कि इस पे करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
और साथ में अगर ड्यूरिंग सर्विस आपकी ड्यूटी के दौरान कोई हादसा हो जाए जी। तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती जो डिफेंस के लोगों को मिलती हैं। जैसे आपने कहा कि एलएसी पे अगर तैनात हैं तो हम तो वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हाँ। उस जगह की चीज़ें। लेकिन दूसरी बात ये भी लगता है कॉम्प्लिकेटेड कि किस तरह से सरकार डिफ्रेंशिएट करेगी कि हाँ अभी ये यहाँ पे तैनात हैं तो इनको ये सर्विस ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इनके ये होने चाहिए पर्क, और उसके बाद अगर ये अब इस साइड आ गए तो ऐसा होना चाहिए। ये भी शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट उसके लिए पीछे जो अलाउंसेस देने का फैसला हुआ था, फिर उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी थी कि अगर आप बॉर्डर के इतने किलोमीटर के अंदर में डिप्लॉयड हैं तो आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे। अच्छा। उसके बियॉन्ड हैं तो वो नहीं मिलेंगे। तो वो उस तरह से उसको रिजॉल्व किया था पिछले पे कमीशन के बाद में। तो इस तरह से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है कि ऑर्डर, सेपरेट ऑर्डर कैन बी इशूड कि जो लोग एलसी पे हैं उनको तनख्वाह चाहे आपको आपकी बेसिक वाली मिले, बट अलाउंसेस उनको उस तरह के। अच्छा सर, जिनके संग हादसा हो जाता है उनको क्या, उनको कैसी सुविधाएं फिर मिलती तो उनके लिए एक तो CGHS है, जो सॉरी नॉट CGEIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस, एक वो है। एक BSF की तरफ से इंश्योरेंस होती है, और एक हमारे जो एक्स ग्रेशिया होती है, वो है जैसे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें हाँ। होते हैं। और उसके अलावा वेलफेयर फंड वगैरह से काफ़ी मिलते हैं। तो मतलब फैमिली सिक्योर रहती है। फैमिली सिक्योर रहती है। विडोज़ के लिए जो है कुछ और फैसिलिटीज़ हैं। आई थिंक टिल द टाइम उनके बच्चे ग्रो नहीं होते, कुछ मैरिज वगैरह के लिए भी मदद देते हैं, कुछ और चीज़ें दी जाती हैं। और आई नो ऑफ अ बैचमेट ऑफ माइन जो 98 में कश्मीर में मिलिटेंसी में डेथ हुई थी उसकी वाइफ को एटलीस्ट टिल द डेट ऑफ हिज एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट, हाँ हाँ हाँ, उनको पूरी पेंशन, अच्छा फुल सैलरी के रूप में मिली। मिलती थी। अच्छा। तो अब उनकी, अब मैंने काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई उनसे, तो वो अब शायद कम हुई होगी, क्योंकि तो वो चीज़ें हैं। अगर आप ड्यूटी पे ऑपरेशन में अगर आप डेथ है तो ये फैसिलिटीज़ हैं। मैंने इसीलिए सब पूछा क्योंकि लोगों के मन में बड़े डाउट हैं कि ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा ना गलत चीज़ें, मिथ ज़्यादा फैलते हैं, सच लोगों के सामने नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बेहतर कोई इन चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और लोगों के मन में भी बहुत सारे जो सवाल होंगे BSF से जुड़े हुए, उनके जवाब उनको ज़रूर मिले होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पॉडकास्ट को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो BSF में जाना चाहते हैं, इस तरह की फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या करें, किस तरह से तैयारी करें, और BSF में जाने से क्या होगा, आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, ये भी इस पॉडकास्ट में आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी फोर्स को हाईलाइट करने के लिए ये पॉडकास्ट किया। ये दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज BSF के बारे में या कोई और बात नहीं करता है, हाँ। और दूसरी आर्म फोर्सेस के बारे में बात करते नहीं है। हाँ। हम करते, अगर बॉर्डर पे हैं तो फौज ने किया है, बस और अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ कर रहे हैं तो पुलिस ने किया है। BSF क्या है, क्रेडिट नहीं मिलता है। नहीं सर, ये तो बात है। तो मुझे भी लगता था कि हमेशा, क्योंकि मेरी कई बार बात हुई है आर्म्ड फोर्सेस के लोगों से, तो मैंने देखा है उनकी शिकायत होती कि वो जो करते हैं ना, उनको उसकी पहचान नहीं मिलती है, जो ज़रूरी है। जिसका जो ड्यू रिस्पेक्ट, जो ड्यू उसका है, वो तो उसको मिलना ही चाहिए ना, वो ज़रूरी होती है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।